हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 के लिए हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और इंग्लिश मीडियम के लिए यह क्लास होती है और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो कल की क्लास में हमने एंथर के बारे में पढ़ा था कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में कि ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है ताकि देखते हैं कि आप उसका आंसर बता पाते हैं या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ सेपल्स, यानी सेपल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि जो देखिए फ्लावर है उसमें क्या है, सेपल्स बहुत सारे होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी हरे कलर के पत्ते जैसे होते हैं। तो वो एक नहीं होता है, वो बहुत सारे होते हैं। तो मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया था कैलेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैलेक्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ए सही हो जाएगा। यदि आपने पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा ये 3 पार्ट मैंने अपलोड किया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आने वाला है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। कुछ डायग्राम इस तरीके से था, आपको यदि याद होगा तो, यदि आपने क्लास किया है तो ऐसे कुछ डायग्राम है। ठीक है, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बहुत सारे होते हैं, एक पत्ता नहीं होता है, क्या बहुत सारे होते हैं। आपने फ्लावर तो देखा ही है। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था सेपल्स कहते हैं और सेपल्स बहुत सारे होते हैं तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैलेक्स। तो पहला आंसर हमारा निकल कर आ गया कैलेक्स, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देख लेते हैं, एंथर्स एंड फिलामेंट्स फ्रॉम द गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलेक्स या कोरोला। तो कैलेक्स तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो हम काट देते हैं क्योंकि ये तो सेपल्स में आ गया। किस में आ गया, सेपल्स में आ गया, तो काट देते हैं। कोरोला किस में आ गया, तो ये आपका आ गया पेटल्स में। किस में आ गया, पेटल्स में आ गया, यानी पेटल्स ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये काफी ज्यादा क्या होता है, ब्राइट होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा कलरफुल होता है, तो इसको बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो बहुत सारे होते हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ। मैंने ये फ्लावर जो बनाया है यहाँ पे केवल मतलब समझने के लिए बनाया गया है। जब आप रियल में फ्लावर को देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे पेटल्स नजर आएंगे, तो उस ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं यहाँ पे कोरोला। तो आंसर ना कैलेक्स हो सकता है ना कोरोला हो सकता है। तो यहाँ पर बचा ये है कि गाइनोसियम और एंड्रोसियम। यदि आपको याद है कि मैंने बताया था कि एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट हैं, किसके पार्ट है, स्टेमन के, और ये सारे किस में आएंगे, एंड्रोसियम में आएंगे, क्योंकि एंड्रोसियम किसको दर्शाता है, मेल पार्ट को दर्शाता है। मेल और फीमेल दोनों पार्ट फ्लावर के अंदर ही होते हैं। तो स्टेमन में क्या क्या पार्ट आएंगे, एंथर आएगा और फिलामेंट आएगा। क्या आएगा, एंथर और फिलामेंट, और इन तीनों को हम क्या, एंड्रोसियम कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, और एंथर और फिलामेंट उन्हीं के पार्ट हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एंड्रोसियम होने वाला है एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गाइनोसियम, गाइनोसियम नहीं हो सकता क्योंकि ये किस पार्ट को दर्शाता है, ये फीमेल पार्ट को दर्शाता है। और इसमें आपका आएगा स्टिग्मा आएगा, और क्या आएगा, स्टाइल आएगा, और क्या आएगा, ओवरी आएगा। ये आपके 3 पार्ट आएंगे और ये तीनों के तीनों किस में जाएंगे, गाइनोसियम में जाएंगे। तो ये आपका आंसर गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं व्हाट आर पोलन सेक कॉल्ड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन सेक बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो 4 लेयर से बना है। कितने लेयर से बना है,
4 लेयर से बना है। कौन कौन से? तो एक हो जाएगा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये आपके 4 पार्ट हो जाएंगे जिनसे आपका क्या बना है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया बना है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो टेप्टम है। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक लेयर को अब हम पढ़ लेते हैं डायग्राम की मदद से। ठीक है, मैंने 4 लेयर बताया, इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 लेयर। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा आपका एपिडर्मिस, दूसरा आपका हो जाएगा एंडोथीसियम, और तीसरा मैंने अभी बताया कौन सा? मिडिल लेयर। तीसरा होता है मिडिल लेयर और चौथा आपका होता है टेप्टम। चौथा होता है टेप्टम। ये जो टेप्टम है ये आपका सबसे इनर पार्ट होता है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, और ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका एपिडर्मिस। क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा बनाते हैं स्ट्रक्चर। दूसरा कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। ठीक है, यानी बाहर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके सेकंड वाले पार्ट को यानी जो अंदर है उसको बोलेंगे एंडोथीसियम। ठीक है, अब यहां पर एक लेयर और बना लेते हैं। देखिए जो मिडिल लेयर है वो आपका 2 या 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, 2 या तो 3 लेयर से बना होता है आपका कौन सा? मिडिल लेयर। तो उसको हम यहां पे अब बना लेते हैं। देखिए मैंने बाहर वालों को मैंने क्या बताया? एपिडर्मिस, उसके अंदर वाले पार्ट को एंडोथीसियम, और जो मैंने आपको मिडिल लेयर बताया ये 2 या 3 लेयर से बने होते हैं। कितने? 2 या 3 लेयर से बने होते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं मिडिल लेयर। क्या है? मिडिल लेयर। ठीक है, इसको मान लेते हैं मिडिल लेयर। ये जो लास्ट में आपका ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है? टेप्टम। क्या है? टेप्टम। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट पार्ट है, टेप्टम ये आपका इनर मोस्ट पार्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर कुछ टिश्यू बना रहता है। क्या है? यहां पर कुछ टिश्यू बना रहता है, उसको हम बना लेते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद अभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू। ये आपको डायग्राम समझ में आया? बाहर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके सेकंड वाले पार्ट को हम बोलेंगे एंडोथीसियम, उसके अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे मिडिल लेयर, जो कि मिडिल लेयर आपका 2 या 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से? 2 या 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, यहां पर कुछ आपको टिश्यू नजर आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू बोलते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू है इससे क्या होता है? इससे
किसका फॉर्मेशन होता है? तो इससे मदर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये क्लियर हो गया। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, इसका फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर से ही क्या? पोलन ग्रेन बनता है। यहां तक क्या बात समझ में आई आपको? चलिए एक एक करके हम दोबारा समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से मिलकर बना होता है। हमने देखा एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर और चौथा होता है टेक्टम। हमने ये बताया कि जो एपिडर्मिस है, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर बाहर वाला है, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। और मैंने ये बताया कि जो मिडिल लेयर है वो आपका 2 या 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो उसके आगे वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला और ये वाला, ये कौन सा लेयर हो जाएगा? तो ये जो आपका लेयर है वो आपका मिडिल लेयर हो जाएगा। उसके बाद वाला स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये आपका टेक्टम हो जाएगा, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर कुछ आपको टिश्यू नजर आ रहे होंगे। तो ये जो आपके टिश्यू हैं वो कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू। और माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू से क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और इससे ही क्या माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर से आगे जाकर क्या ये पोलन ग्रेन में मैच्योर हो जाता है, यानी पोलन ग्रेन बन जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। एक बात और आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? एमएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएमसी। और इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? तो पीएमसी भी बोलते हैं। कोई ऐसा है जो कहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? ऐसा नहीं है। पीएमसी का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन मदर सेल। क्या है? पोलन ग्रेन मदर सेल, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, किसी के मन में आया था क्या कि पीएमसी का मतलब हम कह रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? ऐसा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो उसमें हम देखेंगे पोलन ग्रेन मदर सेल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी बताया गया है डायग्राम की मदद से क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी मैं पूछता हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिया के टोटल कितने लेयर होते हैं? तो 4, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और टेक्टम। जो एपिडर्मिस है वो आपका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और टेक्टम जो है वो आपका सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू से क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही क्या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और माइक्रोस्पोर से ही आगे जाकर ये क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम एमएमसी भी बोल सकते हैं और क्या इसे हम पीएमसी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन मदर सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने समझा दिया। अब बात आएगी कि एग्जाम में यदि आ जाता है तो उसको हम लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे कैसे, जब तक मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आप उसको कैसे लिखेंगे। और देखिए, जो बायोलॉजी है उसको रटिए मत। ठीक है, अभी अभी जो आपको यहाँ पे समझाया गया है और आपने समझा है उसको ही बस ट्रांसलेट यानी अच्छे से अंग्रेजी में उसे लिख देना है। इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेक्टम के बारे में। तो इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब हम पढ़ लेते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेक्टम और मिडिल लेयर के बारे में। ठीक है, अब हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग नहीं डालते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, यहां पर लिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर। 4 लेयर तो अब आपको पता ही लग गया कौन कौन है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस।
इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, इट इज द क्या रहेगा, आउटर मोस्ट पार्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, क्या काम करता है ये, प्रोटेक्शन का काम करता है। और मैंने अभी अभी बताया था डायग्राम की मदद से, जो कि एपिडर्मिस है वो आपका कौन सा लेयर होता है, तो आउटर मोस्ट लेयर होता है। मैंने कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो भी डायग्राम में मैंने बताया वही चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। एपिडर्मिस क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, यानी यह जो पार्ट है वो आउटर मोस्ट पार्ट है और यह क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पर भी वही लिखा गया है, माइक्रोस्पोरेंजिया इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर, इसके कितने लेयर होते हैं, तो 4 लेयर होते हैं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए दूसरा हेडिंग डालते हैं, हम क्या डालेंगे, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, इसके बारे में लिख लेते हैं कि एंडोथीसियम होता क्या है, ठीक है। तो चलिए एंडोथीसियम में देखेंगे, दीज सेल हैव कैलोस थिकनिंग, ठीक है, दीज सेल हैव कैलोस थिकनिंग, ठीक है, कैलोस थिकनिंग, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था मिडिल लेयर, क्या पढ़ा था, मिडिल लेयर, यही पढ़ा था ना। और मैंने मिडिल लेयर में क्या बताया था, मिडिल लेयर आपके 2 से 3 लेयर से बने होते हैं, 2 या 3 लेयर से बने होते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, इट इज मेड ऑफ 2 और 3 लेयर, 2 और 3 लेयर, ठीक है, यही जो था 2 और 3 लेयर ऑफ लूजली अरेंज सेल, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेप्टम के बारे में। टेप्टम ये क्या है आपका, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, यही तो था। दूसरा क्या था, दूसरा अब हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज अ न्यूट्रिएंट लेयर, ठीक है, इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे विच प्रोवाइड नरिशमेंट, विच प्रोवाइड nourishment to the developing microsporangia, ठीक है, ये आपका हो गया है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है, माइक्रोस्पोर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माइक्रोस्पोर। अब यदि आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या बताया, माइक्रोस्पोरेंजिया इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 लेयर होते हैं, कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। डायग्राम की मदद से आपने देख लिया है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मैंने जो लिखा है उसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एपिडर्मिस, सबसे ऊपर पहला वाला पार्ट, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सबसे बाहरी वाला पार्ट क्या था, एपिडर्मिस। डायग्राम आपको याद है, नहीं याद तो कॉपी का पेज पलटिए, वहां पे देखिए, एपिडर्मिस मैंने बताया था आउटर मोस्ट लेयर होता है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, ये इसका कार्य क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंडोथीसियम, दीज सेल हैव कैलोस थिकनिंग, ये आपका हो जाएगा। मिडिल लेयर में बात किया जाए तो इट इज मेड ऑफ 2 और 3 लेयर, जो कि मैंने बताया था, ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल, ये भी आपका हो जाएगा।
टेप्टम इट इज द इनरमोस्ट लेयर, जो कि बताया था, इट इज द न्यूट्रिटिव लेयर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, यानी जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? टेप्टम जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो भी नीचे कमेंट करिएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आया है, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या तो अगले वीडियो में सबसे पहले उसी डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, यदि आप कमेंट में बताते हैं तब, ठीक है। वरना मुझे तो पता नहीं लगेगा कि कोई डाउट था या नहीं था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।